हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे 402 का रिवीजन करने वाली हूँ व्हिच इज़ ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए अपन अपने रिवीजन को शुरू करते हैं। अगर आपको ये नोट्स एक्सेस करने हैं तो वो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करके एक्सेस कर सकते हो जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। सो अब अपन ना रिवीजन शुरू करते हैं। सो ये ऐसे क्या बोलता है ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या बोल रहा है, फॉर सपोज एक कंपनी है, वो अपना भले इसे आप कह सकते हो एचआर के जो पेरोल वाले काम होते हैं या फिर कोई आईटी से रिलेटेड काम हो गया या फिर अपने अकाउंटिंग से रिलेटेड काम हो गया, जर्नल एंट्री पास करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। अगर ऐसे काम कंपनी खुद ना करके, एंटिटी खुद ना करके किसी अदर पर्सन को आउटसोर्स कर देती है, किसी अदर एंटिटी को आउटसोर्स कर देती है, तो इस केस में हम कहते हैं कि जो भी दूसरा काम जो आउटसोर्सिंग कंपनी कर रही है वो हमारे लिए इम्पैक्टफुल रखती है, हमारे पे कोई इम्पैक्ट डालती है, तो उसे चेक करना भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये ऐसे उसी बारे में बात करते हैं कि ऑडिट में क्या कंसिडरेशंस आपको देखने हैं रिलेटिंग टू एन एंटिटी, ऐसी कंपनी जो किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे अगर मैंने एक कंपनी की बात करी तो जो आउटसोर्स किया है दूसरी कंपनी को, तो वो जो दूसरी कंपनी उसको हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे बिकॉज वो हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, एचआर की, एचआर की या फिर आईटी की या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो हम जो दूसरी आउटसोर्सिंग कंपनी है उसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो यही यहाँ पे बोला गया, इस ऐसे का बेसिक जो पर्पस आप कह सकते हो वो यही है कि जो ये दूसरी एंटिटी है, इसके बिहाफ में हमें क्या ऑडिट कंसिडरेशंस ध्यान में देने हैं, क्या इसके अकॉर्डिंग हमें चेकिंग करनी है, क्या इसके इंटरनल कंट्रोल्स पे हमें ध्यान देना है। तो इस सब के बारे में हम इस ऐसे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें प्राइमरी चीज हमें बताई गई है, व्हाट इज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अभी मैंने आपको समझा दिया, जो हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जैसे एचआर के बताया, आईटी के बताया। तो जो हमें ये आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है उसे हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फिर आगे है यूजर एंटिटी। यूजर एंटिटी सिंपल सी बात है, जो इन सर्विसेज को ले रही है, यानी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और एक यूजर एंटिटी है। तो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है वो किसे करा रही है, यूजर एंटिटी को करा रही है। तो जो इन सर्विसेज को ले रहा है वो यूजर एंटिटी हुआ। प्लस हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी प्राइमरीली ऑडिट हो रही है, देखो ऑडिट तो होने गई थी यूजर एंटिटी की, लेकिन वो एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर रहे, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ चीजें हमें देखनी होगी, लेकिन प्राइमरी ऑडिट जिसकी हो रही है उसे हम यूजर एंटिटी बोलेंगे। अब बात आती है हु इज अ सर्विस ऑडिटर। सिंपल सी बात है, जो ये अपनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी इसके जो ऑडिटर है उसे हम सर्विस ऑडिटर कहेंगे, और जो ये यूजर एंटिटी है इसके ऑडिटर को हम यूजर ऑडिटर कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पहला आता है व्हेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर रेलेवेंट टू द ऑडिट ऑफ यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये बोल रहे हैं कि क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हमें प्रोवाइड कराएगा वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा? नहीं भाई नहीं। देखो ऑडिटर का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बिहाफ में चीजों को देखना कि जितनी भी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है वो एकदम करेक्ट है या नहीं है, ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होती है। तो उसी के रिगार्डिंग में अगर कुछ बाहर से आउटसोर्स चीजें ली गई है तो वो चेक करना भी यूजर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जो आउटसोर्स तो करी गई हैं बाहर, लेकिन वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हमारे पी&एल पे, हमारे बैलेंस शीट में, हमारे कैश फ्लो में नहीं करते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, देखो चेक करना होता है ऑडिटर को, लेकिन एकदम उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है बिकॉज वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कौन सी सर्विसेज जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें प्रोवाइड कराई है जो कि हमें इम्पैक्ट करेगी, यानी हमें एज ए यूजर एंटिटी इम्पैक्ट करेगी, और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके रिगार्डिंग में एक रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कराने की। तब यहाँ पे यही दे रखा है, अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज आर पार्ट ऑफ यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इफ दी सर्विसेज अफेक्ट एनी ऑफ दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं वो हमारे लिए इम्पैक्ट रखेंगे अगर वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करिए, हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को डायरेक्टली इम्पैक्ट करिए। अब उसके हमारे कुछ नीचे वो दे रखे हैं पॉइंट्स की क्या क्या टाइप की वो सर्विसेज हो सकती है। देखो इसमें आप एग्जाम्पल्स नहीं कह सकते क्योंकि एग्जाम्पल्स में तो हमने बोले थे कि ये सर्विस प्रोवाइड कराए, ये सर्विस प्रोवाइड कराए, ये एग्जाम्पल्स नहीं है। ये आप ऐसे कह सकते हैं टाइप हो गया कि वो किस किस तरीके से हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा टू चेक देम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, मैं तो पहले हमने कीवर्ड से पढ़ा देती हूँ। सबसे पहला, ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट टू यूजर एंटिटीज
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन, फॉर सपोज हमने यूजर एंटिटी ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी अकाउंटिंग का ही काम दे दिया कि जनरल एंट्रीज पास करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना आपका काम होगा। तो ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट फॉर द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ऐसे मेजर ट्रांजेक्शन होते हैं ड्यूरिंग द ईयर में, वो अगर बाहर वाले ने पास किए तो उन्हें चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज यूजर ऑडिटर। तो वो ट्रांजेक्शन हमें जानने हैं कि वो ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जो कि सिग्निफिकेंट है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर हाउ इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स अदर देन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस। फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जो हमारे सारे ट्रांजेक्शंस को कैप्चर करता है, इवेंट्स हैपन हो रहे हैं उनको कैप्चर करता है, तो वो कैसे है, जो अदर देन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है। देखो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस में तो सबका एक फोकस होता है कि वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो, अकाउंट हो उनकी, लेकिन जो अदर देन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है वो कैसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम उन्हें कैप्चर कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे अब इन्फॉर्मेशन सिस्टम देखो कंपनी यूजर का भी होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है, बिकॉज वो अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहे हैं तो उनका भी हमें चेक करना होगा कि वो प्रॉपर्ली उन ट्रांजेक्शन को कैप्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Procedures related to transactions initiated, recorded, processed and transferred to GL। अब देखो जब भी कोई भी ट्रांजेक्शंस इनकर होते हैं, अकर होते हैं, तो उस केस में उन्हें कैसे हमने इनिशिएट किया है, कैसे उनकी प्रोसेसिंग करी है, कैसे उन्हें रिकॉर्ड किया और कैसे वो जनरल लेजर में, यानी जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लास्ट में सारे बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं तो वो किस तरह से ये सब चीजें हुई हैं उन्हें भी हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो प्रोसीजर्स जिनके थ्रू हमारे जो ट्रांजेक्शन्स इनिशिएट हुए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं, प्रोसेस हुए, ट्रांसफर हुए हैं, उन्हें भी हमें एक बार चेक करना होगा। देन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यूज्ड टू इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस द ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपके जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इनवॉइस हो गए, वाउचर्स हो गए, ई वे बिल हो गया, बिल टी हो गए, तो ये जो ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं उनको, ये मैनुअल भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकते हैं, इनको भी हमें चेक करना पड़ेगा बिकॉज इन्हीं के थ्रू हमारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, प्रोसेस होते हैं और लास्ट में जाकर के हमारे जनरल लेजर में ट्रांसफर होते हैं। तो इनको भी हमें चेक करना होगा बिकॉज ये भी हमारे डायरेक्टली अकाउंटिंग, हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इम्पैक्ट करेंगे। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, हमें उन्हें भी चेक करना होगा कि या क्या वो प्रोसेस एकदम करेक्ट है या नहीं है, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर वो प्रोसेस में गलती होगी तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी गलती होगी, वो हमारे अमाउंट्स में भी हो सकती है, हमारे डिस्क्लोजर्स में भी हो सकती है, हमारे बैलेंसेस में भी हो सकती है, तो उसे भी चेक करना हमारी एज यूजर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देन कंट्रोल सराउंडिंग जनरल एंट्रीज। अब ये तो बिल्कुल देखो कॉमन सा पॉइंट है, अगर जनरल एंट्रीज भी कोई बाहर का इंसान पास कर रहा है तो हमें ये चेक करना ही पड़ेगा कि उसने क्या कंट्रोल्स अपने अपना रखे। भाई पता चला एक एंट्री 2 बार पास हो रही है तो भाई तो डबल रिकॉर्डिंग हो रही है चीजों की। तो इस तरह से हमें पूरा देखना पड़ेगा कि जो हमारी जनरल एंट्रीज पास हो रही है, जहाँ से हमारा इनिशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है हमारे अकाउंट बुक्स में, तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा कि उसके सराउंडिंग में कंट्रोल्स हमारे सही है या नहीं है, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स दे रखे जिसके थ्रू हमें ये देखना है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है, और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीजों को देखना ताकि वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडवर्सली इम्पैक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इससे भी दिखा देती हूँ, बुक से भी देखो मैंने अकॉर्डिंगली ना उसमें मार्किंग कर रखी है, आपको क्रोनोलॉजी किसमें पढ़ना है। जैसे सबसे पहला क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस, सिग्निफिकेंट टू यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले हमने सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस की बात कर ली, देन हमने जो अदर देन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस है उनकी बात कर ली, तो ये अपना क्रोनोलॉजी में पहला पॉइंट हो गया। देन हमें फिर देखना है जो हमारे प्रोसीजर्स हैं विद इन बोथ आईटी एंड मैनुअल सिस्टम। देखो अगर प्रोसीजर्स हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के भी, तो वो भी दोनों तरीके से हो सकते हैं। अगर आपको याद हो तो पहले पुराने जमाने में बही खाते बनते थे तो वो मैनुअल सिस्टम होता था, आजकल टैली में बनते हैं, सैप में बनते हैं, तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया। तो इस तरह से बोल रखा है कि हमारे जो प्रोसीजर है वो अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं, मैनुअल भी हो सकते हैं। जनरली अब इलेक्ट्रॉनिक ही चलता है बट इसमें दोनों बात लिखी हुई है। The procedures within both IT and manual system by which user entities transactions are initiated, recorded, processed and corrected as necessary and transferred to the general ledger. Then उसके बाद द रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आइदर इन इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल फॉर्म। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे भी हो सकते हैं, जब हमारे इनवॉइसेस भाई इनवॉइसेस होते हैं, बिल्टी होती है और ई वे बिल होता है, उन सब के बारे में बात हो रही है। सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक अकाउंट्स इन द यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड टू इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड रिपोर्ट द यूजर एंटिटीज ट्रांजेक्शंस। तो सबसे पहले अपन ने प्रोसीजर्स की बात करी, देन अपन ने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात करी टू इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड ट्रांसफर दी ट्रांजेक्शंस टू दी जनरल लेजर। देखो इसमें ना आप लोग देखोगे ना तो बस अगर हमने ये प्रोसीजर
और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इतना भी आप चेंज करके इसे लिख दोगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज एग्जैक्ट लैंग्वेज लर्न करना पॉसिबल नहीं है। तो बाकी के जो इसमें कीवर्ड्स है वो सेम है, इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड ट्रांसफर टू जनरल लेजर, तो उन्हें आप सेम चलने दीजिए। बस आप ये ध्यान रख लीजिए कि हमें प्रोसीजर के साथ भी ये लिखना है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड मैनुअल होता है, एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ भी हमें ये लिखना है कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक एंड मैनुअल दोनों होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The financial reporting process used to prepare the user entities financial statements including significant accounting estimates and disclosures. हमें financial reporting process देखना पड़ेगा बिकॉज उसमें हमारे estimates भी आते हैं, हमारे disclosures भी आते हैं, accounting policies भी हमें देखनी होंगी। तो इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें वो financial reporting process भी देखना होगा बिकॉज वो भी हमारे financial statements को, भाई financial reporting process तो हमारे directly financial statements को impact करेगा ही ना, तो उसको भी हमें देखना होगा। Control surrounding journal entries, including non-standard journal entries used to record non-recurring unusual transactions or adjustments। अब यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आपको journal entries के अराउंड भी कंट्रोल्स को चेक करना है, बिकॉज journal entries बहुत तरीके की हो सकती है। जर्नल एंट्रीज भी कई तरीके की हो सकती है। नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज मतलब ऐसी जर्नल एंट्रीज जो ना रेकरिंग बेसिस पर पास ही नहीं हो रही, बहुत ही अलग से एंट्रीज पास हुई है तो उन्हें हमें चेक करना होगा। जो डेली बेसिस पे नहीं हो रही उन्हें चेक करो। कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होता है ना, मतलब साल में एक बार हुआ है या 2 साल में ये तो पहली बार ऐसा ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो उन्हें हमें चेक करना है। और कोई हमने अगर एडजस्टमेंट्स करे हैं ईयर एंड पे तो वो भी हमें चेक करने होंगे। तो यहाँ पे अपन ने अपना एक पॉइंट पूरा कवर कर लिया है। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं अपन अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजर ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद एसए 402। अब इसमें अपन को यही जानना है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजर ऑडिटर क्या होंगे। देखो, सबसे पहले ऑडिटर को, यूजर ऑडिटर को क्या करना होगा, टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऑब्जेक्टिव्स का पहले तो ये मतलब समझो कि अगर ये ऐसे लगाया गया है तो ये ऐसे किसके लिए, सबसे पहले तो यूजर ऑडिटर के लिए जो प्राइमरी यूजर एंटिटी की ऑडिट कर रहा है। तो इसमें यही बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजर ऑडिटर यानी कि यूजर ऑडिटर को क्या क्या चीजें चेक करनी होगी, उसे किस पर्पस के लिए इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को यूज करना और इससे वो क्या अचीव कर सकता है। तो इसमें पहले यही बोला गया है कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि किस टाइप की सर्विसेज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें प्रोवाइड कराई है और वो कितना हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यानी यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट करती है, उसको डायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो पहला यही है, टू obtain an understanding of the nature and significance of the services provided by the service organization and their effect on the user entities internal controls। सबसे पहले तो अपन ने अंडरस्टैंडिंग ले ली एंड देन उसके बाद हमने अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हमें लगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे रिस्क है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं। टू डिजाइन एंड परफॉर्म दी ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू दोज रिस्क। ठीक है, ये हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि ऑडिटर का क्या पर्पस होगा, यूजर ऑडिटर का क्या पर्पस होगा इस स्टैंडर्ड को लगाने का और इससे वो क्या अचीव कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अपन अपने। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट दे रखा है, बट इससे पहले मैं आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स पढ़ाना चाहूंगी। यहाँ से मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, इससे इजी अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपको बिल्कुल। सबसे पहला अपना है ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस। सर्विस कौन सी, जो हमारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने यूजर एंटिटी को प्रोवाइड कराई है। सबसे पहला, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यूजर एंटिटी यूजेस सर्विसेज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग तो हमें क्या लेनी है कि यूजर एंटिटी ने जो सर्विसेज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें प्रोवाइड कराई है उसको कैसे यूज किया है, क्या यूज किया है। कि अगर एचआर की सर्विसेज प्रोवाइड कराई है तो भाई वो पेरोल में किस तरह से हमें हेल्प कर रही है, या फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की है तो वो क्या हमारे पास भी उसके एक बार एक होता है ना सेकेंड कॉपी हमारे पास है या नहीं है, वो किस तरह से हमें इम्पैक्ट कर रही है। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की जो सर्विसेज हमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड कराई है वो हमारे लिए कैसे इम्पैक्ट कर रही है, कैसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट कर रही है, तो उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। अब उसमें भी अपने आगे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, अपन उन्हें भी देख लेते हैं। ये इसी से रिलेटेड पॉइंट्स है हमारे। सबसे पहला, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज। सबसे पहला सिग्निफिकेंस कि ये सर्विसेज हमें कितना इम्पैक्ट करी, कितनी सिग्निफिकेंस, कितनी इंपॉर्टेंस ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रखती हैं। जैसे अगर मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस की बात करूँ तो हाँ भाई हमारे लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के तैयार होंगे।
देन नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, भाई वो किस तरह के ट्रांजेक्शंस वो हमारे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर वो जो ट्रांजेक्शंस है वो होते हैं ना नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शंस है, साल में एक बार ही हो रहा है, वो बहुत ज्यादा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसे कुछ मटेरियल ट्रांजेक्शंस हमारे रिकॉर्ड हो रहे हैं तो वो भी हमें इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनकी भी हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। बेसिकली हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हमें किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सबसे पहला तो जो सर्विसेज हमें सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहे हैं, दूसरा जो हमारे मटेरियल ट्रांजेक्शन है उनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ बोथ द यूजर ऑडिटर एंड द ऑफ बोथ द यूजर एंटिटी एंड द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो भी यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में कितना डिग्री ऑफ इंटरेक्शन है। मतलब ऐसा हो गया कि अगर उनको दे रखी है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस का, कि जो सर्विस एंटिटी है वो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो भी ट्रांजेक्शंस वगैरह रिकॉर्ड करने का काम हमारा आउटसोर्स है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन करेगी। तो इस बेसिस में अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है और उसमें ऑथराइजेशन चाहिए, तो भाई पहले सर्विस एंटिटी यूजर एंटिटी को पूछ रही है कि क्या हम इन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करें, क्या इसके लिए जो भी एंट्री पास करनी है, परचेज सेल पेमेंट जो भी है क्या हम वो पास करें। तो यहाँ पे यूजर एंटिटी बोल रही है कि हाँ हाँ भाई तुम पास कर दो। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि पहले वो पूछ रहे हैं देन एंट्री पास हो रही है। तो अगर ये चीज रेगुलर बेसिस पे चल रही है कि रेगुलर सर्विस एंटिटी यूजर एंटिटी से पूछ रही है कि हम इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें या नहीं करें, एग्जीक्यूट करें या नहीं करें, तो ये बोलते हैं कि डिग्री ऑफ इंटरेक्शन कितना। अगर ये डेली बेसिस पर कह रहे हैं तो हम कहेंगे हाई डिग्री है, और ये कभी कभी हो रहा है तो हम कहेंगे लो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन है। तो हमें ये भी चेक करना है कि जो भी हमारे बीच में ट्रांजेक्शन चल रहा है उसमें डिग्री ऑफ इंटरेक्शन क्या है। हाई डिग्री होगा तो हम ये मान सकते हैं कि यूजर एंटिटी का पहले ही अच्छा कंट्रोल चल रहा है। देन नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यूजर एंड सर्विस एंटिटी। देखो नेचर ऑफ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो देखो इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई प्यार मोहब्बत वाली बात हो। नेचर ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे सिंपल से है कि वो किस बेसिस पे एक दूसरे से बंधे हुए कैसे हैं, या तो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स में या फिर कोई और उनके बीच में अरेंजमेंट हुआ है। तो वो भी समझना है कि इनके बीच में ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसे है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म है, कोई फिक्स टाइम पीरियड है, तो वो भी हमें एक बार समझना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स हो गए कि हमें जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सर्विसेज का समझना है कि यूजर एंटिटी उसे कैसे यूज कर रही है। तो उसके आगे कुछ ही फर्दर पॉइंट्स थे। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स ऑफ यूजर एंटिटी दैट रिलेट्स टू सर्विसेज टेकन फ्रॉम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैं ये मानती हूँ कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वही इनिशियल काम कर रहे हैं, अगर वो अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने का काम कर रहे हैं तो उनके वहां तो कंट्रोल्स होने ही चाहिए। बट जो हमारी यूजर एंटिटी है जो उसकी सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहे हैं उनके पास भी उनके यहाँ पे भी कुछ कंट्रोल्स होने चाहिए टू चेक कि जो वो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। ऐसे नहीं कि भाई तुम लोगों ने कर दिया हमने मान लिया, नहीं भाई तुम लोगों ने काम किया उसे हम भी चेक करेंगे कि तुमने सही काम किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि यूजर एंटिटी के यहाँ पे जो भी कंट्रोल्स है जो कि रिलेटेड है, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कराई है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने, उनकी भी हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। देन यूजर ऑडिटर डिटरमाइन वेदर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टेकन। अब यहाँ पे लास्ट में यही बोला गया है कि अपन ने ये दो अंडरस्टैंडिंग ले ली, तो यही बोला गया है कि क्या हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिली है या नहीं मिली है। उसके बाद बोला है कि अगर हमें सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग इन दो पॉइंट्स पे अगर हमें सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली है तो हमें कुछ आगे फर्दर प्रोसेसेस करने पड़ सकते हैं। वो फर्दर प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो कॉन्टेक्टिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हमने डायरेक्टली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से पूछ लिया कि भाई तुम ये बताओ तुम्हारे यहाँ पे सब सही है क्या, तुम्हारे ट्रांजेक्शन कौन कौन से होते हैं, कौन से मटीरियल ट्रांजेक्शन होते हैं, तुम यूजर एंटिटी के पास कंट्रोल्स क्या है, या फिर तुम्हारे यहाँ पे कंट्रोल्स क्या है, कोई तुम सेकंड कॉपी उन्हें प्रोवाइड कराते हो नहीं कराते हो। तो इस तरह से हमने उनसे कॉन्टेक्टिंग की सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, हमने उनसे डायरेक्टली बात कर ली। देन विजिटिंग एंड परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हमने उनके फोन करने की बजाय उनके वहीं चले गए हम कि भाई हम तुम्हारे यहीं आ गए, यहीं पे आके हम तुम उनसे सब बातें कर रहे हैं, मैनेजमेंट से पूछे जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कि तुम्हारे यहाँ पे काम कैसे होता है, तुम्हारे पे कंट्रोल्स कैसे हैं, और वहीं पे जाकर के जो भी हमें रिक्विजिट प्रोसीजर्स लगे हमने वहां लगा करके चेक कर लिए। देन यूजिंग अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म द प्रोसीजर। हम खुद नहीं गए वहां पे, हमने किसी और को भेज दिया, दूसरे ऑडिटर को भेज दिया कि तुम जाकर के वहां पे चेक करो कि सब कुछ सही है या नहीं है। देन ऑब्टेनिंग टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। या तो फिर हमने कुछ भी नहीं किया, इन तीनों में से कोई भी प्रोसीजर अपनाया नहीं, हमने टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट ही ले लिया। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट कौन देगा? सर्विस ऑडिटर। इसके बारे में मैं अभी आपको नेक्स्ट उसमें ज्यादा बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारे प्रोसीजर्स क्या हो गए कि अगर हमें सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली है तो हमने एसओ को फोन करके पूछ लिया, फोन नहीं किया तो हम खुद ही वहां पे चले गए, हम खुद नहीं गए तो हमने सर्विस एक दूसरे ऑडिटर को भेज दिया टू परफॉर्म दी प्रोसीजर्स। अगर हमने इन तीनों में से कोई भी काम नहीं किया तो हमने टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट सर्विस ऑडिटर से ऑब्टेन कर ली। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? ये देखो ये पूरे चार्ट से आपको इजी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। इस चार्ट को आप या तो एज इट इज ड्रॉ कर लो, या फिर मैं आपको ये पीडीएफ तो प्रोवाइड कराने वाली हूँ तो वहां से भी आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो।
तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको किस तरह से इन्हें पढ़ना है, कौन से पॉइंट्स किसके अंदर है, ताकि आप मिक्स नहीं कर दो पॉइंट्स को। तो अपन के था ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस, उसमें अपन के क्या पॉइंट थे कि आपको ये समझना है हाउ यूजर एंटिटी यूजेस द सर्विसेज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन and obtain understanding of user entity, controls of user entity that relates to services from the service organization. Then user auditor have to determine whether the proper understanding have been taken or not, and if sufficient understanding has not been taken, then you have to perform the following four procedures. और उसमें यही था आगे कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि क्या कैसे यूजर एंटिटी यूजिंग द सर्विसेज ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो उस केस में हमने 4 पॉइंट्स है। सबसे पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द बोथ द एंटिटीज, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यूजर एंड सर्विस एंटिटी। तो इस तरह से अपन के ये 4 पॉइंट्स हो गए। these 4 points, इस पर्टिकुलर पॉइंट के these सब 4 points and this particular point के भी these सब 4 points। तो इस तरह से ये पूरा अपन का चार्ट पूरा कवर हो जाता है। मैं इसको एक बार आपको बुक से भी रीड करा देती हूँ। अपन ने यहाँ तक देख लिया। मैं आपको टाइप 1 और टाइप 2, अच्छा इससे पहले मैं आप लोग को रीडिंग करा देती हूँ बुक से। Obtaining and understanding of the services, सबसे पहला obtain and understanding of the services provided by the service organization including the internal controls when obtaining and understanding of the user entity in accordance with SA 315, ठीक है। The user auditor shall obtain an understanding of how a user entity uses the services of a service organization, कैसे एक user entity service organization की services को use कर रही है in the user entities operations including। अब इसमें यही आगे जो मैंने आपको सब 4 पॉइंट्स बताए वही इसके बारे में बात कर रही है कि आपको कैसे-कैसे आप इसके अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो और कौन से ट्रांज़ैक्शंस अपन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, जो कि हमें प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग लेना ज़रूरी है। सबसे पहला द नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दो सर्विसेज, क्या नेचर है सर्विसेज का और वो कितना हमें सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है, कितना उन पे डायरेक्टली इफेक्ट रखती है। देन नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, भाई अगर ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस है वो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है तो उनकी भी हमें नॉलेज लेनी होगी। द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज ऑफ यूजर एंटिटी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था वो एग्जांपल वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। A high degree of interaction exists between the activities of the user entity and those at the service organization when the user entity authorizes transactions and the service organization processes and does the accounting for those transactions, ठीक है। The nature of relationship between the user and the service organization, including the relevant contractual terms for the activities undertaken by the service organization। बेसिकली यहाँ पे यही है कि आपके कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स क्या है, कैसे अरेंजमेंट आपके बीच में हुआ है, तो उसकी भी आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, ठीक है। तो अपने ये 4 पॉइंट्स तो हो गए, ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यूजर एंटिटी uses the services of service organization। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा भी ना तो उसमें कहीं ना कहीं इस पॉइंट को डाला जाएगा कि हाउ यूजर एंटिटी यूजेस द सर्विसेज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपको उसमें फिर ये 4 पॉइंट्स लिखने होंगे। देन अपने आगे पॉइंट्स आगे अंडरस्टैंडिंग के अंदर ही when obtaining an understanding of internal controls relevant to audit in accordance with SA 315, the user auditor shall evaluate the design and implementation of relevant controls at the user entity। इसे आपको कंट्रोल्स देखने हैं कि क्या यूजर एंटिटी ने कंट्रोल्स लगा रखे हैं at the user entity that relate to services provided by the service organization including those that are applied to transactions processed by the service organization। The user auditor shall determine whether a sufficient understanding of the nature and significance of the services provided by the service organization and their effect on the user entity's internal controls relevant to audit has been obtained। यहीं पे यही बोला गया कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिली है नहीं मिली है, जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमारे इंटरनल कंट्रोल्स को इम्पैक्ट करते हैं। If the user auditor is unable to obtain sufficient understanding from the user entity, the user auditor shall obtain the understanding from one or more of the following procedures। अगर आपको पास सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली तो उसमें आपको कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। 4 प्रोसीजर्स है जो भी मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे भी नहीं नीचे वही लिखे हुए हैं। सबसे पहला कॉन्टेक्टिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, फोन करके पूछ लिया। देन विजिटिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उनके वहीं चले गए। हमने अनदर ऑडिटर को भी प्रोसीजर परफॉर्म करा लिए या फिर हमने टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट ले ली सर्विस ऑडिटर से, ठीक है। तो इस तरह से अपन एक क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे, पहले बात कर ली फिर वहीं पे चले गए, अनदर ऑडिटर को भेज दिया, फिर टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट ले ली। तो मैं आपको टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट बता देती हूँ कि ये क्या है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट गिवन बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। पहले बात कर लेते हैं टाइप 1 की कि अब हमने टाइप 1 रिपोर्ट में क्या क्या आएगा।
हाँ जी, तो अपन अपने टाइप 1 रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अब इसमें क्या क्या आएगा अपने रिपोर्ट में, सबसे पहले मैनेजमेंट की बातें आएँगी। मैनेजमेंट क्या बताएगा इसमें, वो डिस्क्रिप्शन देगा, किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन देगा कि हमारा सिस्टम क्या है पूरा, जो भी हमने यूज़र एंटिटी का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे अंदर इंटरनल सिस्टम क्या है, उन चीज़ों को परफ़ॉर्म करने का। अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का भी काम कर रहे हैं, ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड करने का काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा सिस्टम क्या है। दूसरा हमारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स मतलब हम क्या अचीव करना चाहते हैं, किस तरह के हम कंट्रोल्स लगा रहे हैं, जिससे हमारे जो पर्पस है, जो कि हमारे प्रॉपर हमारे रिकॉर्ड्स हम मेंटेन कर पाए फॉर द यूजर एंटिटी, हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स हमें स्टेट करने होंगे। एंड देन वी हैव टू स्टेट द कंट्रोल्स, जो हमने कंट्रोल्स लगाए हैं टू अचीव दीज कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। हमने है कि हम फ्री फ्रॉम एरर एकदम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यूजर एंटिटी के लिए मेंटेन करेंगे, तो वो हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हो गया। अब उसके लिए हमने क्या रिलेटेड कंट्रोल्स लगाए हैं वो भी हमें इसमें लिखने होंगे। तो सबसे पहले क्या आ गया, हमें सिस्टम बताना होगा प्रॉपर की सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम क्या है, किस तरह से वो यूजर एंटिटी के लिए काम करते हैं। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का काम है तो वो किस तरह से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उन्हें ट्रांसफर करते हैं जनरल लेजर में। तो पहले हमें वो सिस्टम के बारे में बताना होगा, यानी मैनेजमेंट बताएगा इसमें। ये सारी बातें कौन बता रहा है, मैनेजमेंट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सब बातें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बताएगा। सबसे पहले सिस्टम के बारे में, देन हमारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और फिर उन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे रिलेटेड कंट्रोल्स किसमें, सर्विस एंटिटी में, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, which are designed and implemented at a specified date। देखो जो टाइप 1 रिपोर्ट होती है ना, वो एक स्पेसिफिक डेट वाइज चलती है कि हमने एज ऑन दिस डेट, फॉर सपोज अगर मैं बात करूं एज ऑन 15 जुलाई 2025, इस कंपनी में ये सिस्टम है, इसके ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स और ये उसके रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने टाइप 1 रिपोर्ट में ये बताया कि हमारे एज ऑन स्पेसिफाइड डेट, जैसे मैंने बोली 15 जुलाई, तो 15 जुलाई को उसमें ये सिस्टम है, ये उसके कंट्रोल्स है, ये उसके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स है। तो ये एज स्पेसिफाइड डेट पे चलती है। ये ऐसा नहीं कि हमने थ्रू आउट द पीरियड को चीज बताई है, नो, ये हम स्पेसिफाइड डेट में बता रहे हैं कि इस तारीख को आप देखोगे तो सब एकदम बरोबर चल रहा है, ये उसके कंट्रोल्स है, ये सब उसके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, उसके बाद पहले मैनेजमेंट ने अपनी बात कर ली। अब बात करेगा हमारा सर्विस ऑडिटर। सर्विस ऑडिटर क्या बात करेगा, वो पहले अपन को रीजनेबल अश्योरेंस देगा। रीजनेबल अश्योरेंस किस पे देगा, ये जो ऊपर बात करी है ना अपन ने, डिस्क्रिप्शन दिया है 3 चीजों का, इसके ऊपर देगा कि ये सही भी है या नहीं, इनका सिस्टम सही है या नहीं है, क्या इनके कंट्रोल सही है, कि जिनसे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। तो इसके बारे में रीजनेबल अश्योरेंस हमें कौन देने वाला है, सर्विस ऑडिटर देने वाला है। उसके बाद है सूटेबिलिटी ऑफ डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स। हमें ये भी बात करनी है कि जो हमारे कंट्रोल्स हैं, जो ये बने हैं, क्या वो सूटेबली बने हैं या नहीं बने हैं। देखो कंट्रोल्स में दो चीजें आती है, सूटेबिलिटी ऑफ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। देखो डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि वो प्रॉपरली बने हैं, लागू हुए हैं या नहीं हुए हैं। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में क्या होता है कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अपन ने क्या बात करी, सूटेबिलिटी ऑफ डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स, यानी हमें बस ये देखना है कि वो प्रॉपरली बने हैं या नहीं बने हैं। हमें आगे वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इससे मतलब नहीं है टाइप 1 रिपोर्ट में। हमें बस ये बताना है कि वो प्रॉपरली बने हैं या नहीं बने हैं। जो हमारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स थे उसके अकॉर्डिंग हमने कंट्रोल्स बनाए हैं या नहीं बनाए, हमें बस ये चेक करके बताना है। सर्विस ऑडिटर को बस यही बताना है, उससे इससे मतलब ही नहीं है कि ऑपरेटिंग वो क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समझ में आया इस बात को। तो टाइप 1 रिपोर्ट में दो चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है कि पहली बात तो ये एज ऑन स्पेसिफाइड डेट बात कर रहा है, और दूसरा ये ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में बात नहीं कर रहा कि कंट्रोल प्रॉपर्ली चल रहा है नहीं चल रहा है, बंद पड़ा है, क्या कर रहा है, वो नहीं, बने सही थे, बस हमें इतना ही बताना है। टाइप 2 रिपोर्ट में आ जाते हैं। टाइप 2 रिपोर्ट में कुछ चीजें एडिशनल होंगी तो उनका भी अपन ध्यान रखेंगे। देखो सबसे पहले तो सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट देगा ही, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बताएगा, कंट्रोल्स बताएगा, ये सब तो सेम सेम था जो अपन ने अभी तक पढ़ा था। उसके बाद वो एक चीज और बताएगा, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, यानी अब यहाँ पे मैनेजमेंट को ये भी बताना होगा कि हमारे कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में भी उसे डिस्क्रिप्शन देना होगा। अभी क्या होगा, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड एट अ स्पेसिफाइड डेट और थ्रू आउट द स्पेसिफाइड डेट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो आपके कंट्रोल्स है वो या तो एज ऑन स्पेसिफाइड डेट भी हो सकता है और थ्रू आउट द पीरियड भी हो सकता है। यानी अगर मैंने 15 जुलाई को बोला एज ऑन 15 जुलाई, तो ये हो गया हमारा एज ऑन स्पेसिफाइड डेट। और मैंने ये बोला कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक कंट्रोल सही है, तो ये हो गया हमारा थ्रू आउट अ स्पेसिफाइड पीरियड, जिसमें हमने बोला कि इस पीरियड में आप देखोगे तो एकदम कंट्रोल बराबर चल रहे हैं, उसके आगे पीछे का नहीं पता, लेकिन इस पीरियड में तो एकदम सही चल रहे हैं। तो यहाँ पे यही हो गया, दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो गई, एक तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस वाला और दूसरा थ्रू आउट अ स्पेसिफाइड पीरियड। देखो टाइप 2 रिपोर्ट में कैसे भी हो सकता है, स्पेसिफाइड डेट भी हो सकता है, स्पेसिफाइड पीरियड भी हो सकता है, लेकिन टाइप 1 रिपोर्ट में सिर्फ स्पेसिफाइड डेट ही होता है।
अब आगे अपन हमने आगे रिपोर्ट बाय सर्विस ऑडिटर। अब टाइप टू रिपोर्ट में सर्विस ऑडिटर क्या बोलेगा, वो पहले तो रीजनेबल अश्योरेंस देगा अबाउट द डिस्क्रिप्शन, मतलब इन 4 चीजों पे बोलेगा कि ये बरोबर है या नहीं है। उसके बाद सूटेबिलिटी ऑफ डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स एंड देयर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अब वही बात आ गई कि हमारे जो डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स है वो सूटेबल है या नहीं, वो प्रॉपर्ली बने हैं या नहीं बने। और दूसरा ये भी बताना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने बोला कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, बट हमें भी इसे चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सही में इफेक्टिवली ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे भी एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो गई कि हमें उसके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को भी चेक करना होगा। अब यहाँ पे आगे बात और लिखी हुई है एक एक्स्ट्रा पॉइंट कि हम उसकी इफेक्टिव ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसे चेक हो सकती है कंट्रोल्स की, बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो हमें यहाँ पे ये भी बताना होगा कि हमने कौन से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स यहाँ पर लगाए हैं और उन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को लगाने के बाद हमारे क्या रिजल्ट आया, क्या क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर उसमें कुछ पार्शियल प्रॉब्लम है तो वो भी हमें इसमें बतानी होगी। समझ में आया? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि टाइप 1 रिपोर्ट में अपन को क्या लेना होता है, टाइप 2 रिपोर्ट में क्या लेना होता है। देखो इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली आप यहीं पे बना लेना, बिकॉज अगर आप लोग आगे चलोगे तो हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स आएंगे जो कि है 3402। उसमें भी हमें यही पढ़ना है। अभी हमने यहाँ पे यूजर ऑडिटर के रिस्पेक्ट से पढ़ा है, वहां पे हमें सर्विस ऑडिटर के रिस्पेक्ट से पढ़ना होगा। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पे बना के ही चलनी होगी कि टाइप 1 रिपोर्ट में क्या आता है, टाइप 2 रिपोर्ट में क्या आता है, क्योंकि ये चीज वहां पे भी रिपीट होने वाली है। आगे बढ़ते हैं हम। हम्म अब यहाँ पे आ गया अपना टाइप 1 रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट दैट comprises a description prepared by management of the service organization system, control objectives and related controls that have been designed and implemented at a specified date, and a report by the service auditor with the objective of conveying reasonable assurance that includes the service auditor's opinion on the description of the service organization system, control objectives and related controls, and the suitability of the design of the controls to achieve the specified control objectives. हमें सिर्फ suitability of design वो properly बने हैं या नहीं बने हैं उसके बारे में ही बात करनी है। अब टाइप टू रिपोर्ट देख लेते हैं। टाइप टू रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट दैट comprises description prepared by management of service organization of the service organization system, control objectives and related controls, their design and implementation as at a specified date or throughout a specified period, and in some cases their operating effectiveness throughout a specified period। हमें यहाँ पे उसके operating effectiveness के बारे में बात करनी है कि क्या वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो उनका ऑब्जेक्टिव था उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Then a report by service auditor with the objective of conveying reasonable assurance that includes, हमें यहाँ पे reasonable assurance देनी होगी, the service auditor's opinion on the description of the service organization system, control objectives and related controls, the suitability of the design of the controls to achieve the specified control objectives, and the operating effectiveness of the controls। यहाँ पे भी extra चीज क्या होगी, operating effectiveness के ऊपर हमें reasonable assurance देनी होगी। एंड देन हमने अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करी तो वो कैसे चेक करी होगी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगा करके, एंड हमें उसके रिजल्ट्स के बारे में भी बताना होगा। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विस ऑडिटर्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो आपने अगर देखा हो तो अगर आप इस पार्ट से करोगे तो आपको इजीली जल्दी भी लर्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने मेजर सारे कीवर्ड्स लिख दिए हैं जो कि आप इजीली ग्रैस्प कर सकते हैं। बार बार आपको रिवाइज करने के लिए भी ये पार्ट इजी पड़ेगा। तो आप इसको एक बार बना ही लेना अपनी कॉपी में या फिर इसका प्रिंट आउट ले लेना। अब आगे बढ़ते हैं अपन अपने। हम नेक्स्ट अपना आगे यूजिंग टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। अगर हम सर्विस ऑडिटर के टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट को यूज कर रहे हैं तो हमें पहले ये देखना होगा कि जो हम उस रिपोर्ट को यूज कर रहे हैं क्या हम उससे ऑडिट एविडेंस जो कि हमारे लिए सफिशिएंट भी हो और अप्रोप्रिएट भी हो, क्या हम उससे ऑब्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये डिटरमाइन करने के लिए फॉर द सफिशिएंसी एंड appropriateness of the audit evidence which can be obtained from the type 1 or type 2 report of the service auditor, we have to perform something, we have to analyze something। और वो क्या क्या पॉइंट्स है अपने, सबसे पहले अपन को देखना होगा सर्विस ऑडिटर्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा सर्विस ऑडिटर है क्या वो प्रोफेशनली इतना कॉम्पिटेंट है, क्या ऑडिट करने के लिए टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, क्या उसको इतना सफिशिएंट एक्सपीरियंस है क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर हमें ये भी देखना होगा कि क्या वो अगर मेंबर है आईसीआई का, तो हम ये मानेंगे कि भाई जब वो ऑलरेडी सीए है
तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, उसके पास इतनी तो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होगा क्योंकि जो एग्ज़ाम मैंने दिया वही एग्ज़ाम उसने दिया होगा। तो यानी कि वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होगा। तो यही है यहाँ पे द सर्विस ऑडिटर्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एक्सेप्ट वेयर द सर्विस ऑडिटर इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि वैसे तो हम उसके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करेंगे बट अगर वो मेंबर है यानी हमारे ही भाई बंधु है हमारे जैसा ही सीए है तो हमें उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। एंड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, हाँ इंडिपेंडेंस हमें चेक करनी पड़ेगी बिकॉज हो सकता है सर्विस ऑडिटर किसी तरीके से उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हो, उसका कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से इंडिपेंडेंट है या नहीं है। उसके बाद ये भी देखना होगा द एडिक्वेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स अंडर व्हिच टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट वाज इशूड। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि हम जो अभी ऐसे पढ़ रहे हैं वो यूजर ऑडिटर के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। जब आगे हम स्टैंडर्ड्स एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3402 पढ़ेंगे वो सर्विस ऑडिटर के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं द एडिक्वेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स अंडर व्हिच द रिपोर्ट्स आर बीइंग इशूड, यानी जिस स्टैंडर्ड के अंडर ये रिपोर्ट्स दी गई है और स्टैंडर्ड कौन सा है अपना 3402, तो हमें यही देखना होगा कि क्या वो प्रॉपर्ली अप्लाई सर्विस ऑडिटर ने करा है या नहीं करा है। तो यहाँ पे अपन को सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस चेक करने के लिए 3 चीजें देखनी है। सबसे पहला प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, उसके बाद इंडिपेंडेंस, उसके बाद एडिक्वेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर यूजर ऑडिटर टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट को ही यूज करने वाला है टू सपोर्ट हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए कुछ यूजर ऑडिटर को चीजें परफॉर्म करनी पड़ेगी, कुछ प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। वो क्या है? सबसे पहला, वेदर द डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन इज एट अ डेट और फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। पहले उसे ये देखना पड़ेगा जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, यानी यहाँ पे मैंने जो ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ाया था, सिस्टम कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स कंट्रोल एंड द डिजाइन, जो हमारा पूरा कंट्रोल लगा है उसका डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन वो प्रॉपर है या नहीं है। उसके लिए हमें ये देखना होगा कि क्या वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए है या फिर स्पेसिफाइड डेट के लिए है। सबसे पहले यही देखना पड़ेगा बिकॉज टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट का बाइफर्केशन हो गया ना। स्पेसिफाइड डेट में सब टाइप 1 रिपोर्ट होती है लेकिन स्पेसिफाइड पीरियड और स्पेसिफाइड डेट दोनों के लिए टाइप 2 रिपोर्ट होती है। तो सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि स्पेसिफाइड डेट के लिए स्पेसिफाइड पीरियड के लिए है। फिर इवैल्यूएट सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द रिपोर्ट। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी एविडेंसेस उन्होंने प्रोवाइड कराए हैं वो क्या एज यूजर ऑडिटर हमारे लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है या नहीं है, हमें ये चेक करना होगा। Then whether complementary user entity controls identified by service organization, if yes, whether user entity has designed and implemented it। मतलब यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर सर्विस एंटिटी ने, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने यूजर एंटिटी को बताया था कि आपको ये कुछ कंट्रोल्स अपने यहाँ पे भी लगाने होंगे, देखो मैंने अपने यहाँ पे सारे कंट्रोल्स लगा रखे फॉर रिकॉर्डिंग योर ट्रांजेक्शंस, बट एज यूजर ऑडिट, यूजर एंटिटी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने वाले हैं तो ये कंट्रोल्स आपको भी अपने वहां पे लगाने होंगे। तो अगर इस तरह के कुछ कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स हैं, यानी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ तो लगे हुए हैं लेकिन यूजर एंटिटी को भी लगाने होंगे, अगर ऐसे कुछ कंट्रोल्स हैं तो हमें ये भी जानकारी लेनी होगी, ये भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी कि क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स यूजर एंटिटी ने लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। इफ यस, वेदर यूजर एंटिटी हैज डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड इट। ठीक है, यहाँ पे यही वो तीनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो अपना यहाँ पे एक पॉइंट और कवर हो गया जिसमें अपनी दो बात थी कि सबसे पहले अपन को देखना है कि सफिशिएंसी इन दी एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द रिपोर्ट्स, उसके लिए अपन को ये सब चीजें चेक करनी होगी। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ था कि अगर यूजर ऑडिटर टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट को ही यूज कर रहा है तो उसके लिए हमें कुछ प्रोसीजर लगाने होंगे, कुछ एनालिसिस करने होंगे, उसके ये 3 पॉइंट्स नीचे लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अपन अपने रिस्पॉन्डिंग टू असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब हमने सारे एविडेंसेस देखे, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस चेक करी, कंट्रोल्स को चेक करा, उसके बाद हमें कुछ असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गए, तो उसके लिए हमें क्या रिस्पॉन्स देना होगा। रिस्पॉन्स आपको किसमें पढ़ते हैं, ऐसे 330 में, जो की बात करते हैं रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन को भी यहाँ पे देखना है कि हमें क्या, जो हमारे रिस्क है जो हमें असेस हुए हैं उसके लिए हमें क्या रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, determine whether sufficient appropriate audit evidence concerning the relevant financial statement assertion is available from the records held at the user entity। अब यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि क्या आपके पास sufficient and appropriate evidences है क्या, जो भी financial statement assertion बहुत तरीके के होते हैं, आपने पढ़े होंगे, अगर आपको ध्यान हो तो कट ऑफ होता है और कंप्लीटनेस होता है, वैल्यूएशन होता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी बोल रखे हैं कि जो भी आपके रेलेवेंट असर्शंस हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस हैं या नहीं है, जो कि रिकॉर्ड्स आपके पास यूजर एंटिटी के पास रखे हुए हैं। देखो
अभी ये जो पूरी बात हो रही है रिस्पॉन्डिंग टू असेस्ड रिस्क की, यहाँ पे कहाँ पे बात हुई है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात हो रही है कि हमने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी प्रोसेसेस लगाए थे, जो भी हमने कंट्रोल्स चेक करे थे, वहाँ पे हमें फिर लगा कि वहाँ पे कुछ तो असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो उसके लिए हमें क्या रिस्पॉन्स लगाने होंगे? उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है, क्या हमारे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस है क्या पर्टिकुलर असर्शंस के लिए? देन perform further audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence or use another auditor to perform those processes. अगर हमारे पास sufficient appropriate evidences नहीं है तो हमें कुछ further audit procedures लगाने पड़ेंगे at the service organization to obtain them. अगर हम खुद नहीं जा रहे तो हमें दूसरे ऑडिटर को यूज करना होगा। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमें बोला गया आपके पास एविडेंसेस है या नहीं है। एविडेंसेस नहीं है तो हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। अब वो खुद भी लगा सकते हैं हम या किसी अनदर ऑडिटर के थ्रू भी लगवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स टू दी असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं अपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर यूजर ऑडिटर ने असेस किया है कि तो हमारे कंट्रोल्स हैं वो यानी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल्स हैं वो प्रॉपर्ली चल रहे हैं, प्रॉपर्ली ऑपरेटिंग इफेक्टिवली कर रहे हैं यानी इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा? उन कंट्रोल्स को एक बार चेक करना होगा। देखो अभी आपको लग रहा है कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार चेक तो करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगा करके। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में अपन कैसे-कैसे लगा सकते हैं? सबसे पहले या तो हम खुद जा करके लगा लें, यानी हम खुद प्रोसीजर्स लगा लें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए, या फिर हम किसी दूसरे ऑडिटर को बोल दें कि भाई तू जाके लगा ले, फिर मुझे बता देना। लेकिन हम इन दोनों में से भी नहीं करके हम बोल सकते कि भाई जो तू सर्विस ऑडिटर है, तू ही लगा ले, फिर हमें रिपोर्ट दे देना। यानी हमें कौन सी रिपोर्ट दे देना? टाइप 2 रिपोर्ट, जिसमें हम बात करते हैं हमारे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की एंड ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाइड बाय हिम एंड द रिजल्ट्स देयरऑफ। तो अपन क्या कर सकते हैं? सबसे पहला तो हम खुद प्रोसीजर्स लगा लें, हम दूसरे ऑडिटर को बोल दें कि भाई तू लगा दे और फिर बता देना, या फिर हम सब सर्विस ऑडिटर की टाइप 2 रिपोर्ट को ले लें। तो बहुत ही सिंपल सा था ये पॉइंट। तो अपना आगे बढ़ते हैं अपने। अगर जो हमारा यूजर ऑडिटर है वो डिटरमाइन करता है कि हम टाइप 2 रिपोर्ट को ही यूज करेंगे फॉर द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, तो उस केस में हमें the user auditor shall determine whether the service auditor's report provides sufficient and appropriate audit evidence, यानी जो टाइप 2 रिपोर्ट है वो हमें sufficient and appropriate evidences प्रोवाइड करा रही है या नहीं करा रही है फॉर टू डिटरमाइन दी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर सर्विस यूजर ऑडिटर ने बोला कि हम टाइप 2 रिपोर्ट को यूज करेंगे तो उसमें पहले हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या वो हमें सफिशिएंटली एंड एप्रोप्रिएटली एविडेंसेस प्रोवाइड करा रही है क्या टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। देखो ये थोड़ा सा सिमिलर पॉइंट है, मैं एक बार आपको ऊपर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको याद आए। देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था इफ द यूजर ऑडिटर प्लान्स टू यूज टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट एज ऑडिट एविडेंस टू सपोर्ट द यूजर ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स। यहाँ पे बात अपन ने करी थी कि जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो प्रॉपर्ली डिजाइन प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हुए नहीं हुए, उसके लिए ऑडिट एविडेंस हमें लेना होगा कि क्या वो जो हमारी रिपोर्ट है वो हमें प्रॉपर्ली एविडेंसेस प्रोवाइड करा रही है नहीं करा रही है। तो उसके लिए हमें कुछ प्रोसेसेस लगाने थे, कुछ एनालिसिस करने थे। तो वो सारे ये अपने 3 पॉइंट्स थे। अब आप नीचे देखोगे ना तो वो स्पेसिफिक अपने टाइप 2 रिपोर्ट के लिए, ये अपना मिक्स था टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट के लिए। अब हम नीचे स्पेसिफिक टाइप 2 रिपोर्ट के लिए पढ़ेंगे तो उसके कुछ पॉइंट्स इससे ये 3 पॉइंट्स आपको उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो थोड़ा सा लिंकेज करके पढ़िएगा। सबसे पहले ये अपना जनरल हो गया, अगर हम दोनों रिपोर्ट्स को यूज कर रहे तो उसमें हमें क्या-क्या चीजें देखनी होगी, क्या-क्या एनालिसिस करना होगा। और अगर हम सिर्फ टाइप 2 रिपोर्ट के ऊपर बात करें तो उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस फॉर द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। तो नीचे एक बार मैं पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इवैल्यूएटिंग वेदर डिस्क्रिप्शन डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज एट अ डेट और फॉर अ पीरियड। देखो एकदम नहीं सेम पॉइंट है कि एज अ डेट एज एट डेट और फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड है, ठीक है। डिटरमाइनिंग वेदर कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स, वही पॉइंट आ गया कि यहाँ पे अपन को देखना है कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स कुछ है क्या, अगर है क्या यूजर एंटिटी ने उन्हें लगाया या नहीं लगाया, और क्या वो एक एक्स्ट्रा चीज इसमें है कि क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यानी इनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे भी हमें कमेंट करना होगा। And if so, testing their operating effectiveness. Then evaluating the adequacy of the time period covered by the test of controls and the time elapsed since the performance of the test of controls. अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि हमने जो भी हमारे कंट्रोल्स है उन पे अपन ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाए, तो हमें ये देखना है कि कितने पीरियड के लिए हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाए हैं। फॉर सपोज हमने 6 महीने के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स
कंट्रोल्स लगाए हैं, 8 महीने के लिए लगाए, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा कि हमने कितना टाइम पीरियड कवर किया है फॉर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल। उसके बाद क्या बोला गया है कि फॉर सपोज मैंने पिछला टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाया था 6 महीने पहले और अब मैं 6 महीने के बाद आज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगा रही हूँ। तो अब ये जो बीच का 6 महीने है, ये तो बीच का इसमें कुछ ना अपन ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाए ना इन्हें चेक करा है कि कंट्रोल्स प्रॉपर्ली चल रहे हैं नहीं चल रहे। तो ये तो भाई गड़बड़ी वाला एरिया हो गया ना, फिर पता चला यहीं पे कंट्रोल्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे थे और यहीं पे कुछ ना कुछ फ्रॉड हो गया। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब हमारे लास्ट कंट्रोल्स लगे थे और हम जब आज कंट्रोल लगा रहे हैं तो उसके मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगा रहे हैं, तो उसके बीच में जो टाइम इलैप्स हुआ है, तो क्या वो ज़्यादा तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही मेजर टाइम और उसके बीच में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, तो वो भी चीज़ हमें देखनी होगी। और हमें ये भी देखना होगा कि जितना टाइम पीरियड हमने कवर किया है, वो सफिशिएंट है या नहीं है। Evaluating the adequacy of the time period covered by the test of controls and the time elapsed since the performance of the test of controls. And evaluating whether the test of controls performed by the service auditor and the result thereof as described in the service auditor's report are relevant to the assertion। मतलब यही बात हो गई कि जो हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हमने लगाए हैं और जो उसके रिजल्ट आए हैं वो क्या हमारे लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो अपना ये पॉइंट हो गया यूजिंग द टाइप टू रिपोर्ट। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आ गया अपना फ्रॉड नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू एक्टिविटीज एंड द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब इस बारे में क्या बात कर रहे हैं, देखो इस पैरा को आपको नहीं करोगे, पढ़ के भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, मतलब इससे कुछ रेलेवेंट आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट हाँ बस एक बार आपको पढ़ के इसे छोड़ना है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, द यूजर ऑडिटर शैल इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ यूजर एंटिटी वेदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हैज रिपोर्टेड टू द यूजर एंटिटी or whether user entity is otherwise aware of any fraud, non-compliance with laws and regulations or uncorrected misstatements affecting the financial statements। मतलब यही यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपको यूजर ऑडिटर को पूछना है अपने मैनेजमेंट से कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ बताया तो नहीं है कि उनके कुछ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन है, कुछ फ्रॉड है, कुछ मिसस्टेटमेंट्स है, इस तरह से अगर कुछ बताया या फिर आपको कुछ की जानकारी है तो उसके बारे में मुझे बताइए। द यूजर ऑडिटर शैल इवैल्यूएट how such matters affect the nature, timing and extent of the user auditor's further audit procedures। मतलब अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस है, कोई भी फ्रॉड है, तो वो किस तरह से हमारे जो ऑडिट प्रोसीजर्स है उनके नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, मतलब हमने कितने एक्सटेंट तक प्रोसीजर लगाने का सोचा था और उसमें अगर इन फ्रॉडों को इंक्लूड करें तो हमें कुछ एक्सटेंसिव वर्किंग करनी पड़ेगी क्या, तो हमें उन सब चीज़ों को भी इवैल्यूएट करना होगा, इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑन द यूजर ऑडिटर्स कंक्लूजंस एंड द यूजर ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब बेसिक सी बात है कि क्या ये जो नॉन कंप्लायंस या फ्रॉड हमारे सामने निकल के आया है वो हमारे ओपिनियन को, हमारी ऑडिट रिपोर्ट को किसी तरह इम्पैक्ट करता है क्या, वो भी हमें इवैल्यूएट करना होगा। लास्ट अब अपना पॉइंट आ गया रिपोर्टिंग का। The user auditor shall modify the opinion in the user auditor report in accordance with SA 705 if the user auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the services provided by the service organization। सिंपल सी बात है, अगर sufficient appropriate audit evidence about the services provided by the service organization नहीं मिले हैं तो इस केस में उसे मॉडिफिकेशन लेना पड़ेगा एज पर SA 705। अब नीचे अपने पॉइंट आ गया है रेफरेंस को लेकर के कि अगर हमने सर्विस ऑडिटर की सर्विसेज को यूज किया है तो इस केस में क्या हमें अपनी रिपोर्ट में उसका रेफरेंस देना होगा क्या। देखो नॉर्मली नहीं देना होता बिकॉज देने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर लॉज एंड रेगुलेशन किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लॉज एंड रेगुलेशन में लिखा है कि नहीं आपको रेफरेंस देना होगा तो उस केस में हमें रेफरेंस देना होगा। ये तो केस हो गया अपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन में, मतलब अपनी एकदम क्लीन रिपोर्ट है तो उस केस में रेफरेंस जनरली देने की जरूरत नहीं है, बट अगर लॉज एंड रेगुलेशंस ने बोला तो हमें देना होगा। बट अगर आपकी मॉडिफाइड ओपिनियन यानी कोई किसी भी तरह का ओपिनियन है, एडवर्स है, डिस्क्लेमर है या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन ही है, तो उस केस में आप रेफरेंस देना होगा अगर वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिपोर्ट, अगर मतलब रेफरेंस देना जरूरी है टू मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल रिपोर्ट, तो उस केस में आप रेफरेंस दे सकते हो। बट दोनों ही केसेस में ये बोला है कि ठीक है आप भली से रेफरेंस दे रहे हो बट इससे यूजर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट के बेसिस पे हमने ओपिनियन दिया है और मैंने पूरे यहाँ पे रेफरेंस भी दे दिया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन पर्टिकुलर टू दिस एरिया। नहीं भाई तेरी रिपोर्ट है, तूने साइन किया है तो तूने जो भी लिखा है ना उसके लिए तू ही रिस्पॉन्सिबल है। ये नहीं कह सकते कि मैंने उसका रेफरेंस दे दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नहीं भली से उसका रेफरेंस है बट फिर भी तू ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, मैंने मार्क भी करके आपको यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे अपन ने अपना पूरा SA 402 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत मतलब मैंने इन डिटेल समझाई दिया, मतलब मैंने रिवीजन तो छोड़ो, मैंने पूरा इन डिटेल ही आप लोगों के साथ ही रिवाइज किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वही मैंने जो आपको हमेशा कहती हूँ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट मतलब कई बार इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं और थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा अपना और टाइम मैनेज करके मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाऊं। अभी थोड़ा सा बीच में डिले हो गया था बिकॉज ऑफ दैट MCQ वीडियो 2 और यहाँ टीवी की वीडियो की वजह से,
बट अब मैं थोड़ा-सा ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो आई होप मुझे इसी तरह से आप लोगों से प्यार मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड अगर चैनल पे आप लोग नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। दिस इज़ सीए नंदिनी गुप्ता साइनिंग ऑफ।